7 ऐसे नेता जो अचानक से प्रधानमंत्री बन गए। नंबर 7 से शुरुआत करते हैं चौधरी चरण सिंह जी। भारतीय राजनीति में जब भी अचानक पासा पलटने की बात होती है तो चौधरी चरण सिंह जी का किस्सा सबसे पहले याद आता है। 1979 का दौर था। मोरारजी देसाई जी की जनता पार्टी सरकार आपसी कलह की वजह से ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। ऐसे में चौधरी चरण सिंह जी ने प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा, लेकिन ट्विस्ट यह था कि उनके पास अकेले दम पर बहुमत नहीं था। तभी एंट्री हुई इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस ने उन्हें बाहर से समर्थन देने का जाल फेंका। चौधरी चरण सिंह जी ने आओ देखा न ताओ, बहती गंगा में हाथ धो लिया और 28 जुलाई 1979 को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन राजनीति में मुफ्त की सलाह और मुफ्त का समर्थन कभी लंबा नहीं चलता। इंदिरा गांधी जी ने सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली नीति अपनाई। जैसे ही राष्ट्रपति ने चौधरी चरण सिंह जी को संसद में अपना बहुमत साबित करने को कहा, उससे ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस खींच लिया। यह तो वही बात हो गई कि दूल्हा घोड़ी पर बैठ चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर बारात ही गायब हो गई। चौधरी चरण सिंह जी को संसद का मुंह देखने का मौका तक नहीं मिला और उन्हें बिना संसद गए ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह भारतीय इतिहास की पहली ऐसी सरकार थी जो बिना किसी पार्लियामेंट्री सेशन के ही साफ हो गई। इसे कहते हैं चौबेची गए थे छब्बेची बनने, दुबेची बनकर लौट आए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो शुरुआत थी। इसके बाद तो दिल्ली की कुर्सी पर एक ऐसा खेल खेला गया जहां सिर्फ 64 सांसदों वाले नेता ने पूरे देश की सत्ता को हिलाकर रख दिया। कौन थे वो नेता, चले देखते हैं अगले नंबर पर। नंबर 6, चंद्रशेखर जी। साल 1990 की पॉलिटिक्स किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। बीपी सिंह जी की सरकार मंडल और कमंडल की राजनीति के बीच हिचकोले खा रही थी और आखिरकार गिर गई। देश में दोबारा चुनाव कराने का खर्च कोई उठाना नहीं चाहता था। इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच चंद्रशेखर जी ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने जनता दल के 2 टुकड़े कर दिए और अपने साथ 64 सांसद लेकर अलग हो गए। अब 543 सीटों वाली संसद में 64 सांसदों के दम पर सरकार बनाना वैसा ही था जैसे साइकिल के टायर पर ट्रक लोड करना। लेकिन यहाँ फिर से कांग्रेस ने किंग मेकर की भूमिका निभाई। राजीव गांधी जी की कांग्रेस ने चंद्रशेखर जी को बाहर से समर्थन दे दिया। चंद्रशेखर जी अचानक देश के पीएम बन गए, लेकिन इस सरकार की डोर पूरी तरह से कांग्रेस के हाथ में थी। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। यह सरकार पूरे 7 महीने भी ठीक से नहीं चल पाई। सरकार गिरने का कारण इतना मजाकिया था कि आप हंसने लगेंगे। राजीव गांधी जी के घर के बाहर हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही चाय पीते हुए पकड़े गए। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि चंद्रशेखर जी की सरकार राजीव गांधी जी की जासूसी करवा रही है। बस इसी बात पर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने समर्थन खींचा और चंद्रशेखर जी की सरकार का दी एंड हो गया। 2 सिपाहियों ने पूरी सरकार का गेम ओवर कर दिया। लेकिन कुर्सी का असली सस्पेंस तो तब शुरू होता है जब देश के बड़े बड़े कप्तानों की अचानक विदाई हो जाती है और एक ऐसा कार्यवाहक खिलाड़ी मैदान में आता है जिसे खुद नहीं पता था कि उसे आज ही बैटिंग करनी है। नंबर 5, गुलजारी लाल नंदा जी। क्रिकेट में जैसे एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी होता है ना, जो फील्डर के घायल होने पर मैदान में आता है, गुलजारी लाल नंदा जी भारतीय राजनीति के वही परमानेंट एक्स्ट्रा खिलाड़ी थे। उनकी किस्मत में प्रधानमंत्री की कुर्सी लिखी तो थी, लेकिन सिर्फ 13 दिनों के छोटे से स्पेल के लिए। इतिहास में ऐसा 2 बार हुआ जब देश के बड़े प्रधानमंत्रियों का अचानक निधन हो गया और देश में नेतृत्व का बड़ा शून्य पैदा हो गया। पहली बार 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू जी का अचानक निधन हुआ, तब पूरी कांग्रेस पार्टी सदमे में थी कि अगला नेता कौन होगा। आनन फानन में सबसे वरिष्ठ नेता होने के नाते गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। वे अभी कुर्सी की गर्मी महसूस ही कर रहे थे कि 13 दिन बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को परमानेंट पीएम चुन लिया गया और नंदा जी वापस अपनी पुरानी सीट पर आ गए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, साल 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी अचानक से निधन हो गया। देश एक बार फिर गहरे संकट में था। दिल्ली में फिर से इमरजेंसी अलार्म बजा और नंदा जी दोबारा कोट पहनकर तैयार हो गए। उन्हें फिर से 13 दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री की कमान सौंपी गई। कंगाली में आटा गीला होने जैसी स्थिति में उन्होंने देश को संभाला। वे कभी फुल टाइम पीएम नहीं बन पाए, लेकिन जब जब देश को अचानक जरूरत पड़ी, वे संकट मोचक बनकर सामने आए। अब जिस नेता की बात होने वाली है, उनका नाम सुनकर तो उस समय दिल्ली के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के तोते उड़ गए थे, क्योंकि रेस में नाम किसी और का था और बाजी कोई और मार गया। नंबर 4, एच डी देवेगौड़ा जी। साल 1996 का आम चुनाव।
भारतीय राजनीति का सबसे उलझा हुआ चुनाव था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ 13 दिन में गिर गई और बारी थी तीसरे मोर्चे यानी यूनाइटेड फ्रंट की। इस मोर्चे में इतने सारे क्षेत्रीय दल थे कि हर दूसरा नेता खुद को प्रधानमंत्री का दावेदार मान रहा था। पहले प्रधानमंत्री पद की थाली कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु जी के सामने परोसी गई, लेकिन उनकी पार्टी ने इसे ऐतिहासिक भूल बताते हुए मना कर दिया। इसके बाद लालू प्रसाद यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी के बीच ऐसी तलवारें खींची कि दोनों ने एक दूसरे के नाम पर वीटो लगा दिया। जब दिल्ली के इन बड़े सुरमाओं की आपस में लड़ाई चल रही थी, तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी बेंगलुरु में आराम से अपनी राजनीति कर रहे थे। उन्हें दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि दिल्ली में उनके नाम की लॉटरी लगने वाली है। आपसी सहमति बनाने के लिए अचानक देवेगौड़ा जी का नाम उछला गया और वे रातों रात बेंगलुरु से दिल्ली बुलाए गए और देश के 11वें प्रधानमंत्री बन गए। इसे कहते हैं बिल्ली के भागों चीका टूटना। देवेगौड़ा जी खुद को हमेशा एक सीधा साधा किसान कहते थे, जिन्हें अचानक देश के सबसे बड़े दफ्तर की चाबी मिल गई थी। हालांकि यह सरकार भी 1 साल से ज़्यादा नहीं टिक सकी, लेकिन देवेगौड़ा जी का अचानक पीएम बनना आज भी एक मिसाल है। इसके बाद आते हैं वो नेता जो दिल्ली की राजनीति से पूरी तरह ऊब कर अपना बोरिया बिस्तर समेट चुके थे और अपने घर जाने की ट्रेन पकड़ने वाले थे, लेकिन किस्मत ने ऐसा यू टर्न लिया कि वो सीधे देश के सबसे शक्तिशाली बिला में शिफ्ट हो गए। नंबर 3, पी.वी. नरसिम्हा राव जी। साल 1991 की बात है। पी.वी. नरसिम्हा राव जी की उम्र 70 साल की हो चुकी थी। उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था और उन्होंने मन बना लिया था कि अब राजनीति को राम राम कहने का वक्त आ गया है। उन्होंने 1991 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था और दिल्ली का अपना सरकारी बंगला खाली करके हैदराबाद शिफ्ट होने की पूरी तैयारी कर चुके थे। उनके सूटकेस पैक थे, लेकिन तभी देश के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना घटी। चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी जी की अचानक से हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे के पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उनके पास कोई सर्वमान्य नेता नहीं था। पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री पद के लिए अर्जुन सिंह जी और शरद पवार जी जैसे कद्दावर नेताओं के बीच गुटबाजी शुरू हो गई। इस आपसी लड़ाई को खत्म करने के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश की गई जो न्यूट्रल हो और जिससे किसी को कोई खतरा न हो। अचानक सबकी नजरें कोने में बैठे शांत नरसिम्हा राव जी पर पड़ी। जो व्यक्ति राजनीति से संन्यास लेकर घर बैठने वाला था, उसे अचानक से देश की कमान सौंप दी गई। राव जी ने न सिर्फ सरकार बनाई, बल्कि आर्थिक उदारीकरण के जरिए देश की किस्मत भी बदल के रख दी। वे 17 भाषा जानते थे और उनकी इसी खामोशी ने उन्हें पूरे 5 साल तक प्रधानमंत्री बनाए रखा। नंबर 2 का जो नाम है, उनका किस्सा तो भारतीय राजनीति का सबसे ज़्यादा भावुक और अचानक होने वाला बदलाव है। एक ऐसा इंसान जो आसमान में उड़ रहा था, उसे अचानक जमीन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। नंबर 2, राजीव गांधी जी। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह तक राजीव गांधी जी की पहचान सिर्फ इतनी थी कि वे इंदिरा गांधी जी के बड़े बेटे हैं और इंडियन एयरलाइंस में एक कमर्शियल पायलट के तौर पर अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। उन्हें राजनीति की पेचीदगियों से कोई खास लगाव नहीं था। वे अपनी मां और परिवार के साथ एक शांत जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन उस सुबह अचानक सब कुछ बदल गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की उनके ही अंगरक्षकों ने अचानक हत्या कर दी। इस खबर से पूरी दुनिया सन्न रह गई और देश में दंगों की आग भड़क उठी। उस वक्त देश के सामने एक ऐसा राजनीतिक संकट था जिसका कोई तुरंत हल नहीं दिख रहा था। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने तय किया कि इस नाजुक मोड़ पर देश को बिखरने से बचाने के लिए नेहरू गांधी परिवार का चेहरा ही एकमात्र सहारा है। राजीव गांधी जी उस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। उन्हें तुरंत दिल्ली बुलाया गया, बिना किसी राजनीतिक अनुभव के, बिना किसी नोटिस पीरियड के। उसी समय राजीव गांधी जी को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। जो इंसान सुबह तक एक साधारण नागरिक की तरह विमान उड़ा रहा था, वो रात होते होते दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का कप्तान बन चुका था। यह भारतीय इतिहास का सबसे अचानक और दर्दनाक राजनीतिक बदलाव था। और अब वक्त आ चुका है नंबर 1 का। यह वो नाम है जिसने 2004 में पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। जब सब सोच रहे थे कि ताज किसी और के से सजेगा, तब पर्दे के पीछे से एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसकी कल्पना कट्टर से कट्टर राजनीतिक ज्योतिषी ने भी नहीं की होगी। नंबर 1, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। साल 2004 का आम चुनाव बीजेपी के इंडिया शाइनिंग के नारे के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा था। सबको लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी आसानी से वापसी कर लेंगे, लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन ने सबको चौंकाते हुए बाजी मार ली।
अब पूरी दुनिया और देश की मीडिया यह मानकर चल रही थी कि सोनिया गांधी जी ही देश की अगली पीएम बनेगी। कांग्रेस के दफ्तरों में मिठाइयां बढ़ चुकी थीं, पोस्टर्स लग चुके थे और सोनिया गांधी जी राष्ट्रपति से मिलने भी पहुंच गई थीं। तभी राजनीति के मंच पर एक ऐसा ड्रामा हुआ जिसकी स्क्रिप्ट किसी ने नहीं सोची थी। विदेशी मूल के मुद्दे पर विपक्ष ने भारी विरोध शुरू कर दिया। सोनिया गांधी जी ने अचानक मंच पर आकर घोषणा की कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर प्रधानमंत्री का पद ठुकरा रही हैं। इस घोषणा से पूरे कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया। नेता रोने लगे, मान मनोबल का दौर शुरू हुआ। लेकिन सोनिया गांधी जी टस से मस नहीं हुई। उन्होंने अचानक पीछे मुड़कर देखा और एक शांत गंभीर अर्थशास्त्री का हाथ पकड़कर आगे कह दिया। वो नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मूल रूप से एक ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट थे, जिन्होंने कभी जमीन पर कोई बड़ा चुनाव नहीं जीता था। वे चुपचाप अपना काम करने वाले इंसान थे। खुद मनमोहन सिंह जी को अंदाजा नहीं था कि सोनिया गांधी जी का यह एक फैसला उन्हें सीधे देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा देगा। इस तरह राजनीति के पिच पर बिना बैठ पकड़े ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सीधे देश के प्रधानमंत्री के रूप में ओपनिंग की और पूरे 10 साल तक देश पर राज किया। यह भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा और असली सरप्राइज था।